नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आज की वीडियो हम उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम यूसीसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही हमारा जो मेन फोकस पॉइंट रहेगा इस वीडियो में वो उन जनजातियों के बारे में हम जानेंगे जो यूसीसी के दायरे से बाहर हैं। ठीक है, जिन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं यूसीसी है क्या। यूसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये वो जो वर्ड है ये खुद को डिफाइन कर रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी लोगों के लिए, जो सभी नागरिक हैं उनके लिए क्या है, समान कानून, समान नियम। ठीक, अब बात करते हैं यूसीसी आखिर है क्या। यूसीसी के अनुसार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता है, इसके अनुसार धार्मिक समुदाय हैं भारत के, ठीक है, जो विभिन्न समुदाय हैं उनके जो अपने नियम है ना, विवाह के नियम हो, तलाक के नियम हो या विरासत के नियम हो, ठीक है, और जो गोद लेने के नियम है वो क्या समान होंगे। अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या होगा, जो विभिन्न समुदाय हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, इन सब के लिए जो कानून है वो सेम रहेगा। विवाह का, तलाक का, गोद लेने का या फिर विरासत का। ठीक, अब समझते हैं यूसीसी का उद्देश्य आखिर है क्या। यूसीसी का उद्देश्य जो है वो है पूरे देश के लिए एक समान कानून प्रदान करना, एक समान नागरिक कानून प्रदान करना। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो है भारत में, ठीक है, जो क्राइम से संबंधित हैं वो सारे नियम तो सेम है सबके लिए, लेकिन जो नागरिक कानून है, ठीक, जो सिविल लॉ है वो सबके लिए सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है कि जो अलग अलग समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ठीक, इनके क्या है अपने अपने नियम हैं। जैसे शादी के अपने नियम है, तलाक के अपने नियम है, गोद लेने के लिए अपने अलग अलग नियम है। ठीक है, तो ये इनके व्यक्तिगत हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स का है मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू का हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, तो ये सबके क्या है, सभी समुदायों के अलग अलग नियम है। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी जो समुदाय हैं उनके लिए क्या है, सारे नियम सेम रहेंगे, चाहे वो शादी के हों, तलाक के हों, गोद लेने के हों, विरासत के हों। ठीक है, वो सब सबके लिए सेम सेम हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं संविधान में यूसीसी को कहाँ पर डिफाइन किया है, कहाँ पर इसका उल्लेखन है। ठीक है, कहाँ पर यूसीसी का उल्लेख किया गया है संविधान में। ठीक, तो भारतीय संविधान में यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, यूसीसी के बारे में। ठीक, और इसमें डिफाइन किया गया हमारे संविधान में कि राज्य यानी कि स्टेट, पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भारत है, जो राज्य, वो पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो संविधान में कहा गया है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो क्या करेगा, जो भारत के सभी नागरिक हैं, पूरे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक संहिता यानी कि समान नियम कानून वो लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूसीसी गोवा में। ठीक है, गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। ठीक है, यहां पर समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो गोवा में यूसीसी है ना, वो कभी भी विधानसभा में पारित ही नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि गोवा ने, ये जो यूसीसी है ये पुर्तगालियों का था। ठीक है, पुर्तगालियों का जो नागरिक संहिता थी ये पहले से ही लागू थी। और जैसे कि हमको पता है कि 1961 तक जो है पुर्तगालियों का अधिकार रहा है गोवा में। ठीक, किसका, पुर्तगालियों का। तो जब गोवा आज़ाद हुआ तो इन्होंने क्या है, यूसीसी को बरकरार रखा है। ठीक है, कभी भी खुद से लागू नहीं हुआ है, ये पहले से पुर्तगालियों से चला हुआ आ रहा था और इसी को इन्होंने आगे। उत्तराखंड में जो यूसीसी है ये हाल ही में जो विधानसभा में पारित हुआ था, कितनी तारीख को, 7 तारीख को। ठीक, कितने को, 7 फरवरी को। और उत्तराखंड का जो यूसीसी है इसमें क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे जनजातियों को छोड़ा गया है। जो ट्राइब्स हैं उनको यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी कि
यूसीसी अगर लागू भी होता है तो वो ट्राइब्स के ऊपर, जो राज्य की जनजातियां हैं उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूसीसी की कमिटी की भी, यहाँ पर बात कर लेते हैं। 27 मई 2022 को, कब? 27 मई 2022 को जो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था यूसीसी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए, एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को एक कमेटी, एक समिति का गठन हुआ था। ठीक, और इसकी अध्यक्ष जो हैं वो है हमारी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, इस समिति, जो 5 सदस्यीय समिति थी, इसकी अध्यक्षता की थी हमारी रंजना प्रकाश देसाई ने। ठीक, और इस समिति के जो अन्य सदस्य थे वो पहले हैं प्रमोद कोहली, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह और सुरेखा डंगवाल। ठीक है, ये नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रमोद कोहली, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह और सुरेखा डंगवाल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है रंजना प्रकाश देसाई, जिन्होंने इस यूसीसी कमेटी की अध्यक्षता की है। ठीक है, और 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी 2024 को इन्होंने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट, जो इन्होंने मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था, वो सौंपा कितनी तारीख को? 2 फरवरी को। ठीक है, किसको? सरकार को सौंप दिया इसका ड्राफ्ट बना के यूसीसी का। ठीक, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं उन समुदायों की जो यूसीसी से बाहर रहेंगे, यानी कि यूसीसी अगर लागू होता है राज्य में तो ये जो 5 समुदाय हैं, मुख्य जो 5 समुदाय हैं, इनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, उन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। तो पहला जो समुदाय वो है थारू, दूसरा जौनसारी, तीसरा है बोक्सा, चौथा है भोटिया और पांचवा जो है वो हमारा राजी जनजाति। ठीक है, ये 5 जनजातियां हैं राज्य की, उत्तराखंड की 5 जनजातियां। ठीक, अब हम इन जनजातियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इनकी संस्कृति और बाकी चीज़ें, और ये राज्य में कहाँ पर, किस क्षेत्र में मुख्य रूप से रहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, लोकूर समिति के बारे में जानते हैं। लोकूर समिति, ठीक है, लोकूर समिति का गठन हुआ था 1965 में। ठीक है, बी एन लोकूर इसके अध्यक्ष थे। तो 1965 में इनको अनुसूचित जनजाति, जो भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको परिभाषित करने के लिए ये एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने 1967 में, उसमें अनुसूचित जनजातियों की बात की गई थी कि ये समुदाय अनुसूचित जनजाति में के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जो राज्य के 5 जो जनजातियां हैं वो 1966 की लोकूर समिति के द्वारा ही घोषित हुए थे, या उनकी सिफारिश पर ही ये समुदाय जो है अनुसूचित जनजाति के अंदर आए थे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक, अब बात करते हैं, एक सेकेंड, अब बात करते हैं जो कुल जनजातियां हैं, जो 5 जनजातियों की अभी हमने बात की थी, इनका जो राज्य की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 3% की इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो राज्य की कुल जनजाति की 3% जो आबादी है वो इन 5 जनजातियों की है। ठीक है, अब बात करते हैं यूसीसी में इनको शामिल क्यों नहीं किया गया, यानी कि यूसीसी से इनको बाहर इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इनकी जो है अपनी विरासत है, जो इनकी जनजातीय परंपरा है वो खत्म होने की डर की वजह से इनको यूसीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर यूसीसी लागू नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम उन जनजातियों के बारे में पढ़ना जो यूसीसी के बाहर रहेंगे। ठीक है, यूसीसी के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इनके जो यूसीसी के नियम है वो इन पर लागू नहीं होंगे। तो पहली जो जनजाति है उसके बारे में बात करते हैं, जौनसारी। ठीक, जौनसारी जो है ये जनजाति खुद को पांडवों का वंशज बताते हैं। ठीक है, जो पांडव थे हमारे महाभारत के, उनका वंशज बताते हैं खुद को जौनसारी समुदाय। ठीक है,
इस जनजाति में जो जौनसारी जनजाति है, इसमें महिलाओं का जो है बहु विवाह का चलन रहा है, यानी कि एक पत्नी है, एक महिला है, उसके बहुपति हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे पति हो सकते हैं। ठीक, जैसे महाभारत के जो पांडव थे उनमें क्या है, द्रौपदी जो थी, द्रौपदी, उनके क्या है 5 पति थे, यानी कि जो 5 पांडव थे वो पांचों द्रौपदी के पति थे। तो सेम वही उसको यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है जौनसारियों में, कि एक महिला के बहु विवाह का चलन रहा है, जिसको पॉलीएंड्री कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो महिला अगर बहु विवाह कर रही है, मल्टीपल पति हैं उनके, तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि बहुपतित्व, यानी कि बहुत सारे पति। ठीक, इसमें क्या होता है कि महिला जो है, घर की महिला, वो एक ही घर के 2 या कई भाइयों की पत्नी बन सकती हैं। ठीक है, पत्नी बनकर रह सकती हैं। ये आपको याद रखना है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, जौनसारी समुदाय की या जौनसारी जनजाति की। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर पॉइंट को जो नोट करना है वो है कि जो शादी है, जो शादी हुई एक महिला की बहुत सारे भाइयों से, ठीक है, तो इसमें जो उनका जो बच्चा होगा या जो इनकी संतान होगी, वो संतान जो है सबसे बड़े भाई की मानी जाएगी। ठीक है, ये मान लिया 3 भाई हैं, तो जो सबसे बड़ा भाई है उसकी ही सारी संतान मानी जाएंगी। ठीक, और जौनसारियों की, जो ये जौनसारी हैं, ये जो जनजाति है, ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति वाली जनसंख्या है पूरे राज्य में। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जनजाति मुख्य रूप से निवास कहाँ पर करती है। तो जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है देहरादून में, ठीक है, उस क्षेत्र में, और साथ ही जो आराकोट और बंगाल का एरिया है उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में जो आराकोट और बंगाल का जो क्षेत्र है, और साथ ही जो जौनपुर है, कहाँ, टिहरी में, टिहरी जो जनपद है, टिहरी गढ़वाल, वहाँ के जौनसार में जौनसारी जो समुदाय के लोग हैं वो निवास करते हैं। कहाँ पर, तो जौनसार भाबर जो देहरादून में स्थित है, और जो आराकोट और बंगाल का क्षेत्र है, कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में, और जो जौनपुर है टिहरी में, वहाँ पर जौनसारी लोग निवास करते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से जो निवास करते हैं ये देहरादून के चक्राता क्षेत्र में। ठीक है, देहरादून में जो चक्राता तहसील है वहाँ पर जौनसारी लोग रहते हैं। ठीक, तो अब हमने बात करी पहली जनजाति की, जौनसारी की। अब बात करते हैं हम दूसरी जनजाति जो है, वो है थारू जनजाति की। ठीक है, थारू जनजाति की अब हम बात करने वाले हैं। जो थारू जनजाति है, इसमें जो है पुरुष कई शादियां कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक पुरुष जो है बहुत सारी महिलाओं से शादी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई पक्का नियम नहीं है। ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है उनके जनजाति में कि हाँ भाई शादी करनी ही होगी एक पुरुष को महिलाओं, अलग अलग महिलाओं से। ठीक है, और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है, दूसरी जनजाति समूह जो हमने बात करी थी अभी, जौनसारी थी। ठीक, और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस जनजाति की है राज्य में, वो है थारू जनजाति। ठीक है, जो कुल अनुसूचित जनजाति के जो राज्य में पूरा जो परसेंटेज के हिसाब से देंगे तो अकेले 32% ये हैं। ठीक है, 32% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की वो थारू जनजाति की है। ठीक, अब बात करते हैं मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से जो निवास करती है थारू जनजाति, वो करती है उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, यूएस नगर जनपद में निवास करती है थारू जनजाति। ठीक है, और साथ ही जो है नैनीताल जिले में और मुख्य रूप से उधम सिंह नगर जिले में निवास करते हैं। ठीक, और साथ ही जो है जो थारू जनजाति वो कहाँ, सितारगंज, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता आदि स्थानों में निवास करते हैं। ठीक है, ये सारे जो है उधम सिंह नगर के ही पार्ट हैं, उधम सिंह नगर के स्थान है सितारगंज, खटीमा, किच्छा और नानकमत्ता। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी जनजाति की। तीसरी जनजाति जो है वो है भोटिया। ठीक है, तो भोटिया जनजाति जो है, इसमें लिव इन रिलेशन का जो अभी मॉडर्न जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट पहले से ही है। ठीक है, इस जनजाति में, लेकिन ये मॉडर्न लिव इन से थोड़ा सा अलग है। ये इसलिए कि अगर इनकी जो संतान होती है तो उसमें क्या है, दोनों फिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं उत्तराखंड की, यह जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहली तो हो गई थारू, दूसरी हो गई हमारी
जौनसारी, ठीक है। और चौथी जो है वो है हमारी भोटिया जनजाति, ठीक। और भोटिया जनजाति जो रहती है मुख्य रूप से वो राज्य के ऊपर के जिलों में है, ठीक है। मान लिया अगर हम रफली एक उत्तराखंड का ही लगाएं मैप, ये उत्तरकाशी हो गया, ये चमोली है, और ये एरिया पिथौरागढ़ का है, ठीक है। तो ये तीन जो है इन जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं भोटिया, ठीक। और महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया। जो महान हिमालय हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके आता है पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है वो हमारी भोटिया जनजाति है। और राज्य में ये चौथे नंबर पर इनकी जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, ठीक। उत्तरकाशी में, ये हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में भोटिया लोगों को जाड़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जाड़, ठीक। और जाड़ जनजाति जो मुख्य रूप से जाड़ गंगा नदी की घाटी में निवास करती है, जो जाड़ गंगा हमारी नदी है उसकी घाटी में निवास करती है हमारी जाड़ जनजाति, ठीक है। अब जो है चमोली में, ठीक है, उत्तरकाशी में तो हमने जान लिया कि उत्तरकाशी में भोटिया लोगों को जाड़ भी कहते हैं, और चमोली में जो भोटिया लोगों को मारछा या तोलछा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ में इन्हें भोटिया या फिर सौका भी कहते हैं, ठीक है। भोटिया और सौका, भोटिया और सौका, ठीक। और उत्तराखंड की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति भी भोटिया जनजाति ही है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं आपको इनको नोट करना है, ठीक। भोटिया और सौका कहते हैं पिथौरागढ़ जनपद में, मारछा और तोलछा कहते हैं कहाँ? चमोली में, और जाड़ कहते हैं उत्तरकाशी में, ठीक। और जो नीति घाटी में रहने वाले भोटियों को निरिंगपा, क्या कहते हैं? निरिंगपा, निरी रंगपा या निरी रंगपा, ठीक है। नीति घाटी में रहने वाले भोटियों को नीरी रंगपा कहते हैं, ठीक। और जो माणा घाटी में रहने वाले भोटियों को, जो माणा घाटी में रहते हैं भोटिया लोग, उनको डूनी रंगपा कहते हैं, ठीक है। नीरी रंगपा कहते हैं नीति घाटी में रहने वाले भोटियों को, और डूनी रंगपा कहते हैं जो माणा घाटी के भोटिया हैं, ठीक। और उत्तरकाशी में जो रहते हैं भोटिया लोग, उनको क्या है? सोसा रंगपा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसा रंगपा, ठीक है। सोसा रंगपा, रंगपा, ठीक। अब जो है भोटिया जनजाति के लोग, मैंने बताया आपको, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के स्थान है वहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। अगर ये हम उत्तराखंड का एक रफ मैप लेके चले हैं, ठीक है, ये रफ है, ये उत्तरकाशी जनपद है ऊपर पे, ये चमोली है, और ये पिथौरागढ़ जनपद है, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम राजी जनजाति की, ठीक। तीन हमने कवर कर लिए, जौनसारी, थारू और भोटिया, ठीक है। ये तीन जनजाति हमने कवर कर ली। अब चौथी जनजाति जो है उसकी बात करते हैं, वो है राजी, ठीक है। और ये राज्य का सबसे छोटा जनजाति समूह है। कौन सा? राजी जो जनजाति है वो सबसे छोटी है जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो मुख्य रूप से रहते हैं ना राजी जनजाति के लोग, वो रहते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ जनपद में रहते हैं राजी जनजाति के लोग, ठीक। और साथ ही नैनीताल और चंपावत में भी रहते हैं, ठीक। नेपाल के पूर्व में इस जनजाति को राई या लिंबू नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो नेपाल के लोग हैं वो इस जनजाति को, इस एरिया में नेपाल के, उनको राई या लिंबू के नाम से भी जाना जाता है। लिंबू, राई या लिंबू, ठीक है। ये जनजाति जो है पिथौरागढ़ जनपद के जो कनाली छीना है, डिडीहाट है, धारचूला, ये तीन तहसीलों में मुख्य रूप से रहते हैं। और चंपावत और नैनीताल जनपद में भी ये निवास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो राजी जनजाति है ना, राजी जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ? जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। अभी भी जो है
जंगलों में निवास करते हैं राजी जनजाति के लोग, और इनको जो है वन रावत, ठीक है, जो राजी जनजाति के लोग हैं उनको वन रावत, वन राउत, वन रौत या फिर वनों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, वन रौत, इनको मुख्य रूप से वन रौत कहते हैं, वन रावत या वन राउत, ये तीनों एक ही शब्द हैं जिनको तोड़ तोड़ के अलग अलग बोलियों में बोलते हैं लोग। बोलने की जो कला है उसके अकॉर्डिंग, जैसे वन रावत हो गया, वन राउत या वन रौत। ठीक है, और वनों का राजा भी राजी जनजाति के लोगों को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पांचवी और अंतिम जनजाति की, और वो है बुक्सा। ठीक है, चार हमने कवर कर लिए, और पांचवी जो है वो है बुक्सा जनजाति की। ठीक है, और यह राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली तीसरी जनजाति है। सॉरी, यहाँ पर लिखने का में गड़बड़ हुई है, इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है बुक्सा। जो टोटल अनुसूचित जनजाति हैं उसमें तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है बुक्सा। ठीक है, बुक्सा लोग जो है सर्वाधिक, जो सबसे ज़्यादा बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, थारू भी उधम सिंह नगर में रहते हैं मुख्य रूप से, और बुक्सा भी। ठीक है, यह जनजाति जो है तराई भाबर में, जो तराई भाबर का इलाका है, बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, दुगड्डा और देहरादून जनपद के डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर, ठीक है, इन विकास खंडों में रहते हैं। कहाँ कहाँ पर? बाजपुर में, गदरपुर में, रामनगर, दुगड्डा, देहरादून के डोईवाला में, विकासनगर, सहसपुर, ये देहरादून के इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पर बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर में जहाँ पर बुक्सा मुख्य रूप से रहते हैं उस क्षेत्र को बुक्साड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक्साड़। ठीक है, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जहाँ पर बुक्सा लोग मुख्य अधिक, जहाँ पे इनका जो नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो बुक्सा बहुल क्षेत्र है उसको बुक्साड़ भी कहते हैं। ठीक है, और देहरादून में रहने वाले बुक्साओं को महर बोक्सा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महर बोक्सा। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने जाना 5 जनजातियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना जौनसार क्षेत्र में रहने वाले जौनसारी लोगों के बारे में, जौनसारी समुदाय। दूसरा हमने देखा थारू जनजाति। तीसरा हमने देखा भोटिया। ठीक है, और चौथी जनजाति हमने देखी राजी, और पांचवी जनजाति हमने देखी बुक्सा। ठीक है, इन पांचों ये जो जनजातियां हैं 5, ये यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे। ठीक है, इन पे यूसीसी, अगर भविष्य में यूसीसी लागू होता है राज्य में, तो यूसीसी के दायरे से ये पांचों जनजातियां बाहर रहेंगी। कौन सी? जौनसारी, थारू, भोटिया, राजी और बुक्सा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं जीके सरकारी पे, जीके सरकारी नाम से। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे ये है ऑफिशियल जीके सरकारी। बाकी ये जो पीपीटी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम में, जीके सरकारी नाम से। ठीक है, और बाकी इस चीज़ को हम अपने ब्लॉग में भी डालेंगे, तो आप ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं gksarkari.com। ठीक, और ट्विटर पे हमारा हैंडल का नेम है जीके सरकारी, और बाकी हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको फॉलो करें जीके सरकारी। ठीक, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट डाउन करें आपको हमारी क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और कोई भी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।